तरह से in terms of impulse response HL is 0 where L is less than 0, मतलब आपका नेगेटिव है, मतलब लेफ्ट साइडेड सीक्वेंस है तो उसका impulse response 0 होगी। मीन्स आपका दूसरे टर्म में अगर हम कहें कि आपका जो HN है मीन्स impulse response is 0 where the value is राइट लेफ्ट साइड। दूसरे तरीके मतलब उसको कई तरीके से हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो नेगेटिव वैल्यू ऑफ n द सिस्टम इज कॉल्ड कॉजल एंटी सिस्टम, मतलब आपका जो n की वैल्यू है नेगेटिव है तो HN 0, ठीक है। और फिर दूसरे टर्म में हम कन्वोल्यूशन सम फार्मूले से अगर हम उसको डिफाइन करें इन टर्म्स ऑफ कन्वोल्यूशन सम yn, मान लीजिए सेक्वेंस है k इक्वल टू 0 टू n, मतलब n नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है फाइनाइट, और यहाँ पे हम कह रहे हैं xk h n माइनस k, ठीक है। दिस इज द फार्मूला ऑफ कॉजल कन्वोल्यूशन सम फार्मूला फॉर कॉजल एंटी सिस्टम। कॉजल एंटी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए दिस इज द कन्वोल्यूशन सम फार्मूला। यहाँ पे आपका दिस इज yn signifies the output of the system, xn minus 1 this is shifted version of the input, and hk is the impulse response. If a sequence is 0 for negative value of n, then the system is causal sequence. This is the generalized definitions of the causal signal या causal sequence की जो definition है कि आपका जो सीक्वेंस होगा अगर उसकी वैल्यू 0 है, नेगेटिव वैल्यू पे उसकी वैल्यू 0 होगी, पॉजिटिव वैल्यू पे उसकी वैल्यू नॉन 0, ठीक है। तो मतलब अगर कोई सिग्नल कॉजल है, अगर इसको डिस्क्रीट टर्म में हम बात करें तो मान लीजिए n है, ये 0 1 2 3 4, ठीक है। दिस इज द राइट साइडेड टर्म या HS RS हो गया, और ये राइट हैंड हो गया, ये आपका राइट हैंड हो गया, ये आपका लेफ्ट हैंड। ये पॉजिटिव होगा जो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन कि हम इधर को पॉजिटिव मानते हैं, इधर को नेगेटिव मानते हैं, एक्सिस रिप्रेजेंटेशन। तो आपका जो कॉजल सीक्वेंस है जिसको अगर ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करें तो आपका n की वैल्यू पॉजिटिव है तो सिग्नल की वैल्यू नॉन जीरो होगी। नॉन जीरो उसकी वैल्यू मान लीजिए इसको रिप्रेजेंट करें 0 पे हो गए, 1 पे हो गया, मान लीजिए 2 पे 3 पे ऐसे, ठीक है, इसकी वैल्यू होगी, ठीक है। मान लीजिए जो HN है या XN है, सीक्वेंस को इस तरह से, और n इक्वल टू -1 है, -1 -2 -3, तो ये आपका उस पे 0, तो आपका कॉजल सीक्वेंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी तरह से हम कॉजल सिस्टम को भी डिफाइन करते हैं। तो दीज आर द बेसिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द कॉजल एलटीआई सिस्टम। और फिर आता है कि उसका रिस्पॉन्स या रिजोल्यूशन ऑफ द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इनटू द इम्पल्स। There are various representations of the discrete time system can be represented in the form of block diagram, and the response of the LTI systems to arbitrary input. ये तो हो गया कि अगर these are the basic mathematical representation of the different types of systems in terms of the mathematics. मतलब जो भी कोई सिस्टम है उसको मैथमेटिक्स के फॉर्म में, मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या बेसिक रिप्रेजेंटेशंस है, क्या इनपुट वेरिएबल है, क्या आउटपुट वेरिएबल है, और क्या उनका बेसिक इंटरप्रिटेशन, उनका क्या एक फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। अगर उसको इस टर्म में समझें कि अगर कोई सिस्टम डिजाइन करना है उसको मैथमेटिकली फॉर्म में कैसे हम मॉडल करेंगे, और जो आपके फिजिकल सिस्टम्स हैं उनको कैसे हम
मैथमेटिकल फॉर्म में मॉडल करके फिर उसको हम 1 by 1 डिजाइन करेंगे, ठीक है। और फिर उनका क्या ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगा और क्या उनके बेसिक एलिमेंट होंगे इन टर्म्स ऑफ डिजिटल सिस्टम डिजाइनिंग, इन टर्म्स ऑफ डिजिटल फिल्टर डिजाइनिंग, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ DSP सिस्टम डिजाइनिंग। तो these are the basic representations and basic mathematical representation of the system and some basic understanding of system representations. There are some mathematical concepts involved for the system representations. तो ये सब चीजें आपकी बेसिक सिग्नल सिस्टम जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा रिवाइज करना होगा और उससे आपका बेसिक बैकग्राउंड समझ में आएगा कि कैसे हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम्स और फिर उसमें LTI सिस्टम क्या है, कॉजेलिटी क्या है, फिर LTI सिस्टम का क्लासिफिकेशंस क्या है, जो कि पूरा आपका जो कोर्स कंटेंट है दिस इज फोकस ऑन द FIR सिस्टम एंड द IR सिस्टम, finite impulse response and infinite impulse response. These are two basic system classification आपको पढ़ने हैं. Then one more thing about the system classification, resolution of discrete time signals into impulses. This signals into impulses. Signal into the impulses. This is the basic understanding into impulses. Resolution of discrete time signals into the impulses means the resolutions of resolution means the decompositions of any arbitrary signal xn into a weighted scaled sum of the shifted unit sample sequence hn. How to represent any impulses can be represented in different terms. means आपका मान लीजिए यहाँ पे नोटेशन हम यूज कर रहे हैं xn. This is the convolution sum formula. K is equal to 0 to, यहाँ पे आपकी कॉजल की बात नहीं कर रहे हैं, जनरलाइज कर बात कर रहे हैं. माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी xk and del n minus k. This is the basic representation. Resolution of discrete time signal into the impulses. इसको कैसे हम impulse फंक्शन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. मान लीजिए ये इनपुट है, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है xn. इसको हम इस फॉर्म में कैसे लिख रहे हैं कि ये दिस इज द समेशन k माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी xk इनटू del n minus k. This is the decomposition of any signal can be multiplied by the impulse signal, shifted version of the impulse signal, then the whole value is constant. ठीक है, impulse की वैल्यू क्या होगी वो तो आपका 1 होगा. यहाँ से मान लीजिए इसको इस तरह से अगर समझे, इसकी वैल्यू क्या है 1. कोई इनपुट आर्बिट्री सिग्नल है उसको हम 1 से मल्टीप्लाई करते रहे तो उसके तो बेसिक प्रॉपर्टीज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस रिप्रेजेंटेशन अलग हो गया. मतलब इसी सिग्नल को दूसरे फॉर्म में हम डिकम्पोज करके लिख रहे हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट टाइम सिग्नल को दूसरे फॉर्म में कैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक तरीका हुआ. तो यहाँ पे हमकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि कोई सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है उसको इंपल्स फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखा जा रहा है.
तो यहाँ पे any discrete time signal can be represented as impulse function. This is the xk into del n minus k. Impulse function means unit impulse signal, shifted version of unit impulse signal से हमने multiply कर दिया. तो whole information is same but representation is different. मतलब कि तरीका अलग है, उसका जो इंफॉर्मेशन कंटेंट है वो सेम है. कहने का मतलब ये है कि हम उसको रिप्रेजेंट दूसरे तरीके से कर रहे हैं, लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो आपकी सेम है. ठीक है. तो these are the basic understanding of the signal representations. And then you have defined the response of the LTI systems to arbitrary input. There are various representations of the how to find out the response of the LTI systems. What are the basic steps? मतलब कि LTI सिस्टम का रिस्पॉन्स निकालने के लिए क्या क्या बेसिक स्टेप होने चाहिए, कन्वोल्यूशन सम फार्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स. मान लीजिए these are the basic understanding of the response of LTI system can be calculated by the convolution sum formula. Convolution sum formula थोड़ा रिवाइज करेंगे. तो response of the LTI system, next response of LTI system, response of LTI system to arbitrary input. Arbitrary मतलब कोई arbitrary ठीक है. Means of the response of LTI system to arbitrary input. Then the response means you have find out the output of the system. तो मान लीजिए अब एक कोई LTI सिस्टम ले लीजिए जो हमने ब्लैक बॉक्स मॉडल बताया. यहाँ इनपुट दे रहे हैं कि आपका LTI सिस्टम है, इसका रिस्पॉन्स HN है. ठीक है. ये आपका आउटपुट वेरिएबल मान लीजिए ये YN. ठीक है. इनपुट वेरिएबल XN है. इस कई बुक में नोटेशंस अलग अलग हैं, हर बुक में थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशंस का. LTI सिस्टम का जो इम्पल्स रिस्पॉन्स है दिस कैन बी रिप्रेजेंटेड एज HN एंड दिस XN कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मेनी बुक नॉमेनक्लेचर है उसको एक्साइटेशन कहते हैं, एक्साइटेशन. एंड YN कैन बी कॉल्ड एज अ रिस्पॉन्स. इसको एक्साइटेशन टर्म देते हैं, इसको कहते हैं रिस्पॉन्स. The response means you have find out the output of the system. ठीक है. Then what are the basic steps? तो कन्वोल्यूशन सम से हम कंप्यूट करते हैं रिस्पॉन्स ऑफ द LTI डिस्क्रीट टाइम सिस्टम को. तो LTI systems are completely characterized by its unit sample response HN. तो जो आपका इसे कहते हैं एक्साइटेशन और इनपुट वेरिएबल. ठीक है. अलग अलग बुक में अलग अलग नाम है. yes, काम एक ही है. अब उसको दूसरे नाम से जाने एक्साइटेशन जैसे कंट्रोल सिस्टम में भी आपको अगर हम कंट्रोल सिस्टम में भी आपका नॉमेनक्लेचर है, ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स के रिप्रेजेंटेशंस के लिए अलग अलग नॉमेनक्लेचर है. कंटीन्यूअस डोमेन में बात करेंगे, कंटीन्यूअस कंट्रोल सिस्टम की बात करेंगे तो वेरिएबल अलग अलग हैं. फिर उनको ब्लॉक के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका ट्रांसफर फंक्शन कैसे डिजाइन करते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डिस्क्रीट डोमेन में. तो डिस्क्रीट डोमेन में जो वेरिएबल होंगे वो डिस्क्रीट होंगे. और फिर यहाँ पे जो फार्मूला है कन्वोल्यूशन सम फार्मूला, convolution sum formula can be represented as YN summation n या k tending minus infinity to plus infinity
हम जनरलाइज बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप प्रॉपर्टीज जो लगाते हैं, दिस इज द कन्क्लूजन सम फॉर द एलटीआई सिस्टम इज डिफाइंड एज, यहाँ पे लिखा है कि दिस इज yn can be represented as the response or output of the system. yn is equal to summation minus infinity to the plus infinity xk into hn minus k, and this can be also written in another form. जो आपके बूलियन अलजेब्रा में देयर आर डिफरेंट क्लास या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना, आपने पढ़ा होगा बूलियन अलजेब्रा में। फिर इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी एच के एन माइनस टाइम हो गई। ठीक है, दीज आर द representation of any LTI system is characterized by the convolution sum formula, and the process of computing the convolution sum, there are various steps. First step to compute the convolution sum, first step is folding. First step to find out the convolution, folding. Next shifting. These are the various steps to find out the convolution sum. फोल्डिंग हो गया, नेक्स्ट इज द शिफ्टिंग, अनदर इज मल्टीप्लिकेशन, नेक्स्ट इज द समेशन। वन, टू, 3 and 4. These are the 4 steps to find out the process of compute the convolution between xk and hk. ये आपका convolution निकाल रहे हैं xk और hk के बीच में। These are the 4 steps. पहला क्या होता है, ये फार्मूला जो लिखा है उसी से आप प्रोसेस को कैसे कंप्यूट करेंगे मैथमेटिकली। फर्स्ट क्या करेंगे, दो सीक्वेंस है, एक आपका इनपुट सीक्वेंस है xk और दूसरा hk, दो वेरिएबल दिए हुए हैं, तीसरा आप निकाल लेंगे, दो नोन है तो तीसरा अननोन मिल जाएगा। तो इन टाइम डोमेन कन्वल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ yn इज इक्वल टू xn कन्वल्यूशन hn। ठीक है, और इन फ्रीक्वेंसी डोमेन या जेड डोमेन में ऐसे भी निकाल सकते हैं कि दोनों का इंडिविजुअल जेड ट्रांसफॉर्म निकाल लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी आपका वो कन्वल्यूशन आएगा। फिर उसका इन्वर्स ले लेंगे तो आपका yn के फॉर्म में आ जाएगा, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म। तो लेकिन इस फार्मूले से अगर हम इसका इंटरप्रिटेशन निकालें कन्वल्यूशन सब फार्मूले से, तो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, एक सीक्वेंस ले रहे हैं, इनपुट सीक्वेंस xk और दूसरा hk इंपल्स रिस्पॉन्स। तो इसको क्या करेंगे, पहले अगर ग्राफिकली मैनर में देखें, सर्कुलर कन्वल्यूशन के टर्म में या ग्राफिकली अगर हम पैटर्न्स के फॉर्म में ग्राफिकली प्लॉट करके देखेंगे क्या क्या स्टेप्स होंगे, इस मैथमेटिकल फार्मूले से हम क्या क्या पहले करेंगे, इसको xk लेंगे, इनपुट लेंगे, इसको रिप्रेजेंट करेंगे, फिर दूसरा इनपुट लेंगे hk, उसको क्या करेंगे, उसका मिरर इमेज लेंगे। फोल्डिंग मतलब यही होता ना, फोल्डिंग मींस मिरर इमेज कर देंगे दूसरे सीक्वेंस का, जो पैटर्न्स है उसको -k से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, जहां जो वैल्यू पॉजिटिव हो तो नेगेटिव हो जाएगी। जैसे कि आपके ओरिजिन पे हम मिरर रख देंगे, जो वैल्यू आपकी राइट साइडेड है वो शिफ्ट हो जाएगी लेफ्ट साइडेड। ठीक है, तो आपको दिस इज कॉल्ड ए फोल्डिंग प्रॉपर्टी। तो पहला काम करेंगे फोल्डिंग करेंगे दूसरे सीक्वेंस का, फिर दूसरा स्टेप है शिफ्टिंग ऑफ द सेकंड सीक्वेंस। ये करेंगे जो आपका सेकंड से फोल्डिंग करने के बाद जितने यूनिट आपको शिफ्ट करना है, n की वैल्यू 0 1 2 3 जितने नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट है, मान लीजिए xk की लेंथ क्या है, एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझे 0 1 2
2 3, ठीक है। n की वैल्यू मान लीजिए 0 है, 1 2, इसकी लेंथ क्या है 4 है, 4 सैंपल पॉइंट्स हैं, देयर आर 4 सैंपल्स, तो हम जो शिफ्टिंग करेंगे 4 सीक्वेंस तक करेंगे, 4 पॉइंट तक से शिफ्ट करेंगे। तो n की वैल्यू क्या होगा 0 to 3 होगी, ठीक है। तो 1 by 1 शिफ्ट करेंगे, एक बार माइनस के होगा, 1 माइनस के होगा, 2 माइनस के होगा, 3 माइनस के होगा और 4 माइनस के होगा, ठीक है। 1 by 1 शिफ्ट करेंगे, ठीक है। देन शिफ्टिंग के बाद फिर क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन किससे करेंगे, दिस इज द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन इनपुट सीक्वेंस से, sk मल्टीप्लाइड बाय द शिफ्टेड वर्जन ऑफ द इम्पल्स सीक्वेंस, ठीक है। देन दिस इज द थर्ड प्रोसेस। फोर्थ इज द sum of all the shifted version of the impulses into the input sequence, जो ओरिजिनल इनपुट सीक्वेंस है उससे हम मल्टीप्लाई करके सम अप कर लेंगे। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कन्वोल्यूशन, दिस इज द रिस्पांस ऑफ द एलटीआई सिस्टम। तो आपका ये yn आ जाएगा। दिस इज द कन्वेंशनल अप्रोच टू फाइंड आउट द कन्वोल्यूशन ऑफ एलटीआई सिस्टम, to find out the yn, find out the response of the system. This is all about the convolution sum formula and the response of the LTI system to be calculated by the convolution sum formula. This is the one approach to find out the convolution by our LTI system. ये एक तरीका है। This is all about the convolution sum formula of LTI system. That's all.